लेबनान के मोर्चे पे कल भी इजराइल के 2 सैनिक मारे गए हैं और उनका एक हिस्टोरियन वहां मारा गया है जो गया था आर्मी के साथ। इसके अलावा हूथी ने अमेरिका का एक और MQ-9 रीपर उड़ा दिया है। इस तरह से 13 MQ-9 रीपर ड्रोन अभी तक हूथी उड़ा चुका है। रशिया और यूक्रेन की जंग अचानक बहुत तेज हो गई है। रशिया के हमले बढ़ गए हैं यूक्रेन के ऊपर और पूरे यूरोप के जंग में फंसने का खतरा है। यूनाइटेड नेशन में एक बार फिर से सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी उसमें अमेरिका ने अमन का प्रस्ताव वीटो कर दिया है, रोक दिया है और एक वीडियो आया है जिसमें इजराइल के सैनिक डोनेशन मांगते हुए, भीख मांगते हुए दिख रहे हैं। क्या वजह है इसकी, ये और इसके अलावा और सारे डिटेल्स लेकर हाजिर हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे, स्वागत है आपका TCH पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, मिडिल ईस्ट, ईरान और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। एक वीडियो इंस्टाग्राम पे मुझे दिखा और उस वीडियो में इजराइल के सैनिक जो हैं वो लोगों से चंदा मांग रहे हैं। चाहे तो आप उसको डोनेशन कह लें, चाहे तो आप उसको भीख कह लें। अब इजराइल आर्मी के लोग डोनेशन क्यों मांग रहे हैं, यह बड़ा मजेदार है। आखिर वो तो प्रोफेशनल आर्मी है, कहता है दुनिया की सबसे प्रोफेशनल आर्मी है। हर जगह इजराइल के हिसाब से वो जंग जीत रहा है, उसके लोग मारे नहीं जा रहे हैं, यह इजराइल का कहना है। फिर ये भीख क्यों मांगी जा रही है? जब आप पढ़ते हैं, वो हिब्रू में है, हिब्रू तो मुझे आती नहीं, लेकिन जब उसका ट्रांसलेशन आप पढ़ते हैं, जब इस वीडियो पे लिखे हुए शब्द पढ़ते हैं तो समझ में यह आता है कि इजरायली आर्मी के लोग ये जो भीख मांग रहे हैं, ये जो चंदा मांग रहे हैं, वो इसलिए ताकि उनका इलाज हो सके। उनका कहना यह है कि लगातार लोग घायल हो रहे हैं, लगातार उनको चोट पहुंच रही है और उस इलाज के लिए उनको पैसों की जरूरत है, इसलिए आम जनता से वो चंदा मांग रहे हैं। ये कंडीशन है इजराइल की और हमारा गोदी मीडिया दिखाने की कोशिश करता है कि बस इजराइल ने तो सारी जंग जीत ली है। लेबनान के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो लेबनान के साथ जो जंग चल रही है, मैंने पहले भी आपको उसके डिटेल्स काफी दिए हैं। वहां नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न जो लेबनान है उसके बॉर्डर पे लगातार लेबनान के सैनिक मारे जा रहे हैं। कल 2 अलग अलग न्यूज आए और दोनों में एक एक सैनिक के मरने की बात की गई। दूसरे न्यूज में एक बड़ी मजेदार चीज थी कि एक बूढ़ा आदमी आपको दिखता है, मूंछों वाला एक आदमी बूढ़ा दिखता है और कहा यह गया कि यह सिविलियन है जो मारा गया। जब इसके बारे में पता किया गया, न्यूज को डिटेल में पढ़ा गया, तो यह सिविलियन नहीं है केवल कोई, ये एक तो इजराइल की रिजर्व आर्मी में मेजर रहा है और दूसरा ये हिस्टोरियन है, अपने आप को हिस्टोरियन कहता है, आर्कियोलॉजिस्ट कहता है, जो पूरे टाइम यह साबित करने की कोशिश करता है कि लेबनान भी इजराइल है। यानी वहां की सरकार का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ग्रेटर इजराइल का, उसका हिस्सा है। ऐसे लोगों में शामिल है जो ये दावा करते हैं कि लेबनान भी, सीरिया भी और पता नहीं कहां कहां तक इनका इजराइल फैला हुआ है। इनका चलेगा तो ये कह देंगे कि गॉड ने कहा था, इनके गॉड ने कहा था। इनके पास कोई ऐसी जादुई किताब है जिसमें लिखा था कि सारी दुनिया इजराइल है और जो ही ये ऐसा कहेंगे अमेरिका कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारी दुनिया इजराइल है, हम भी इजराइल हैं, अमेरिका का नाम बदल के इजराइल कर दो। क्यों कह रहा हूं मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका ने तीसरी या चौथी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो तुरंत वहां सीज फायर का प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है। आप ये वीटो का रिजल्ट देखेंगे, इलेक्शन का रिजल्ट देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। 14 देशों ने, 15 देश है, 14 देशों ने शांति के लिए, सीज फायर के लिए वोट किया। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्कों ने भी शांति के लिए वोट किया, जो पहले या तो गायब हो जाते थे या खिलाफ वोट करते थे। अकेला अमेरिका था जिसने इजराइल की तरफ से वोट दिया। उसके अलावा पूरी दुनिया के मुल्कों से मिलकर जो यूनाइटेड नेशन जनरल सभा बनती है उसमें भी वोट किसी ने नहीं दिया था और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी किसी ने इस बात के लिए वोट नहीं दिया कि वहां जंग जारी रहे। अमेरिका बहाने क्या बना रहा है? अमेरिका यह कह रहा है कि हमने इसलिए उसको वीटो किया क्योंकि उसमें होस्टेजेस के रिलीज का सवाल नहीं था। बहुत साफ हमास कह चुका है, एक नहीं कई कई बार कह चुका है कि अगर पूरी तरह से जंग रुकती है तो हम होस्टेजेस को वापस कर देंगे।
यानी अपने आप उसमें होस्टेजेस के वापस करने का प्रस्ताव था, लेकिन चूंकि इजराइल से हरी झंडी नहीं मिली थी, चूंकि नेतन्याहू ने आदेश नहीं दिया था, इसलिए अमेरिका ने फिर अपना खूनी हाथ उठा दिया। ठीक वैसे ही जैसे इसके पहले लिंडा थॉमस ने, जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ब्लैक हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका की, बाइडेन की सरकार ने उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया था, जैसे हर बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जंग रोकने का जो भी प्रस्ताव आया, जंग रोकने का जो भी प्रपोजल आया, उस प्रपोजल को उन्होंने रोक दिया वीटो करके। वैसे ही इस बार भी वीटो किया गया। ये वही लिंडा है जो लेबनान के बारे में लिखती हैं कि वहां पर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, और जब यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में शांति का मामला जाता है तो हाथ खड़ा कर देती हैं। अरे सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन तो यही है, आज अगर गजा में लड़ाई बंद हो जाए तो मिडिल ईस्ट की बाकी लड़ाइयां अपने आप बंद हो जाएंगी। हिजबुल्लाह अगर इजराइल से लड़ रहा है तो क्यों लड़ रहा है? क्योंकि गजा की वजह से। अगर हूथी हमले कर रहा है तो क्यों हमले कर रहा है? इजराइल की वजह से। अगर इराक हमले कर रहा है, इराक से मिलिशिया हमला कर रही है, तो किस वजह से कर रही है? क्योंकि गजा में सारा कुछ चल रहा है। सबने साफ साफ कहा हुआ है कि गजा में जंग रोक के वहां का पुनर्निर्माण शुरू कर दो, उसकी रीबिल्डिंग शुरू कर दो, हम जंग रोक देंगे। यानी एक जंग रोक के पूरे इलाके को पीसफुल बनाया जा सकता है, पूरे इलाके में अमन स्थापित किया जा सकता है। लेकिन अमन चैन तो ये चाहते नहीं हैं। ये चाहते हैं हथियारों की तिजारत चलती रहे। ये चाहते हैं कि हथियारों की तिजारत के लिए गजा के जो मासूम हैं वो लगातार बलि का बकरा बनते रहें, लगातार जिबह होते रहें और इजराइल के पक्ष में ये हथियार भेजते रहें। मैंने आपको कल बताया था कि बर्नी सैंडर्स और कुछ डेमोक्रेट्स ने मिलकर प्रस्ताव लाया था कि इजराइल को जो हथियार भेजे जाने हैं उनको रोक दिया जाए। और मैंने कल आपसे यह भी कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर अमेरिका की सीनेट हो, दोनों जगह यह प्रस्ताव पास नहीं होगा। वही हुआ, वहां पे भी यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ। यानी अमेरिका इजराइल को हस्बे मामूल हथियार भेजता रहेगा और इजराइल क्या करेगा? इजराइल वही करेगा जो उसने कल किया, एक रिहायशी मकान पर हमला करेगा और 60, 70, 80 लोगों को मार देगा। और अमेरिका बैठकर सारी दुनिया को ह्यूमन राइट सिखाएगा, सारी दुनिया से सवाल करेगा, ईरान से सवाल करेगा, हिंदुस्तान से सवाल करेगा कि आपके यहां ह्यूमन राइट की कंडीशन ठीक नहीं है। लेकिन जहां पर ह्यूमन स्लॉटर हो रहा है, जहां पर सीधे सीधे जेनोसाइड हो रहा है, वहां पर इजराइल को एक लफ्ज कहने की हिम्मत अमेरिका की नहीं है। और जब अमेरिका की यह हिम्मत नहीं है तो जो सीज फायर के वो प्रपोजल लेके आएगा उस पर कौन भरोसा करेगा? हिजबुल्लाह के जो नए चीफ हैं कासिम साहब, उन्होंने साफ साफ कहा है कि होचस्टीन हमारे यहां प्रपोजल लेकर आए थे, अब वो इजराइल गए हैं। जिस समय मैं बात कर रहा हूं वो इजराइल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम किसी सीज फायर के लिए नहीं मर रहे। अगर इजराइल हमारी शर्तें नहीं मानेगा, अपनी शर्तों पर सीज फायर की बात करेगा तो जंग जारी रहेगी। हम जंग लड़ने वाले लोग हैं और हम लगातार जंग के मैदान में सलूशन ढूंढेंगे अगर इजराइल हमारी शर्तें नहीं मानेगा। मतलब क्या है? बहुत सीधी सी बात है कि हिजबुल्लाह की शर्तें ये हैं कि 2006 में 2006 में जो समझौता हुआ था, 1071 जो यूएन का प्रस्ताव है, उसी के तहत सारी चीजें होनी चाहिए। यानी बहुत साफ है कि इजराइल को किसी भी हाल में लेबनान के अंदर घुसने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। इधर इजराइल की लगातार मांग यह है, उसके डिमांड यह है कि सीज फायर हो जाए, जंगबंदी हो जाए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी हमें यह हक चाहिए कि हम जब चाहें तब लेबनान में घुस जाएं। फिर काहे का सीज फायर? लेबनान एक आजाद मुल्क है। इजराइल को कैसे यह हक दिया जा सकता है कि वो जब चाहे तब लेबनान के अंदर घुस जाए? बहुत सीधी सी बात है कि कितनी भी कोशिश कर लें होचस्टीन साहब, अगर शर्त नहीं मानता है हिजबुल्लाह की नेतन्याहू, तो यहां भी वैसे ही सीज फायर नहीं पॉसिबल होगा जैसे गजा में नहीं पॉसिबल हुआ। लेबनान के मुद्दे पे दो कारण है कि नेतन्याहू थोड़ा झुका हुआ है। पहला कारण तो आप जानते ही हैं, जो लड़ाई चल रही है, 50,000 से ज्यादा आर्मी के बावजूद एक कदम उसमें आगे बढ़ना इजराइल के लिए मुश्किल है। अब भी लेबनान के अंदर वो नहीं घुस पाया है। लगातार उसके सैनिक मारे जा रहे हैं, लगातार मरकावा टैंक उड़ाए जा रहे हैं, लगातार उसको नुकसान हो रहा है और फाइनेंशियल अगर देखें, आर्थिक रूप से अगर देखें तो बदहाल हो चुका है। लोग, खासतौर पे प्रोफेशनल्स जो हैं, वो इजराइल छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहूं लेबनान का नुकसान नहीं हो रहा है। लेबनान का भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ है। जिस तरह से घरों पर लगातार हमले कर रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं। चूंकि मैंने आपको बताया कि उनके पास एयर पावर है, इजराइल के पास अमेरिका से दिए हुए हथियार हैं, और साथ में लेबनान को कभी अपना एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप नहीं करने दिया गया। और लेबनीज जो आर्मी है
जो सरकार की आर्मी है उसको इस जंग में शामिल नहीं किया जा रहा है। ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से आराम से बेरूत के मकान वो गिरा पा रहा है। वो काम वो जरूर कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। यही बात गैलेंट कह रहा था जब उसने कहा कि अब आर्मी का वहां कोई काम नहीं रह गया है। और अब हिजबुल्लाह ने बिल्कुल साफ किया है कि अगर बेरूत पे हमला जारी है तो ठीक है, अब हम भी तेल अवीव पर सीधे हमले करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि आउटर तेल अवीव पे हमले हुए थे, और आउटर तेल अवीव पर जो हमले हुए थे उसमें कई लोग मारे गए थे, कई मकानों को नुकसान पहुंचा था। अब अगर तेल अवीव के अंदर हमले होते हैं, और पहले भी हूथी की मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच चुकी है, तो अब अगर तेल अवीव पर हमले होते हैं तो जिस तरह का नुकसान इजराइल को होगा उसके लिए जिम्मेदार नेतन्याहू होगा। अगर ये आर्मी में जो उनके लड़के हैं लगातार मारे जा रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार नेतन्याहू है। और इस पूरे खेल में नेतन्याहू का पार्टनर है जो बाइडेन। अब ट्रंप आने के बाद क्या करता है क्या नहीं करता है मैं नहीं जानता, लेकिन अभी मैं ट्रंप का एक बयान पढ़ रहा था जिसमें ट्रंप ने कहा कि वेस्ट बैंक के इजराइल में जो एनेक्सेशन है उसके वो खिलाफ है, यानी वो इस बात के खिलाफ है कि इजराइल वेस्ट बैंक को दखल कर ले। अब जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे याद आया कि पिछले टर्म में जब इसके पहले ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करता था तब उसने वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन को गलत नहीं कहा था, उसने कहा था कि वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन से मेरी सहमति है। इसी तरह गोलन हाइट्स को अगर आप ले ले तो उसने गोलन हाइट्स पे इजराइल का जो क्लेम है उसको स्वीकार किया था। इस बार अगर उसका यह बयान आ रहा है कि वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो यह बहुत सोच में डालने वाला बयान है नेतन्याहू के लिए। मैंने आपको बताया है कि जिन 4 सालों में ट्रंप सत्ता से बाहर था, नेतन्याहू के साथ उसके रिश्ते बहुत खराब हुए थे। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अपने प्रशासन में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उसने जिन लोगों को भरा है वो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो इजराइल के सपोर्टर हैं। वैसे तो अमेरिका की पॉलिटिक्स में ऐसे लोग ढूंढना बहुत मुश्किल काम है जो इजराइल के सपोर्टर ना हो, लेकिन ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें निश्चित तौर पे ऐसे कई लोग हैं जो बिल्कुल आप कह सकते हैं हॉक्स हैं, जो ज़ायनिज़्म का पूरा समर्थन करते हैं, जो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े होते हैं। और ये सब करने के बाद अब वो कह रहा है कि वेस्ट बैंक के एनेक्सेशन के हम खिलाफ हैं। तो देखना यह होगा कि ट्रंप के आने के बाद होता क्या है। इस बीच में रशिया और यूक्रेन में जो खेल चल रहा है उसको लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थीरीज चल रही हैं। एक बात तो आप समझ लीजिए, रशिया और यूक्रेन के बीच में पिछले कई सालों से, आप कह सकते हैं 2-2.5 साल से जो जंग चल रही है, वो जंग अभी जितनी तेज हुई है पहले कभी नहीं थी। यूक्रेन ने अमेरिका के दिए हुए हथियारों से हमला किया, रशिया ने बहुत क्लियर किया कि अब हम किसी भी नाटो मुल्क पे हमला कर सकते हैं, और अभी किसी नाटो मुल्क पे तो हमला नहीं किया है उसने। लेकिन स्वीडन से कल मेरे एक दोस्त ने बताया कि वहां पर सरकार बुकलेट्स बांट रही है जिसमें यह लिखा हुआ है कि जंग के हालात में खुद को कैसे बचाएं। इधर रशिया लगातार यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उन सब से समझ में आ रहा है कि यूक्रेन के ऊपर हमला लगातार तेज हो रहा है। अब इसके पीछे एक थ्योरी यह दी जा रही है कि जानबूझकर बाइडेन ने यूक्रेन को यह इजाजत दी कि वो उसके हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। बाइडेन अच्छी तरह से जानता है कि जो ही नाटो कंट्रीज या अमेरिका के दिए हुए हथियारों का इस्तेमाल बाइडेन कर पाएगा, खासतौर पे मिसाइल्स का इस्तेमाल कर पाएगा या एंटी मैन माइंस का इस्तेमाल कर पाएगा, रशियन डॉक्ट्रिन ये कहता है, रशियन एटॉमिक डॉक्ट्रिन ये कहता है कि रशिया उसके बाद नाटो के किसी भी मुल्क पे और यूक्रेन पे तो कर ही सकता है, एटॉमिक हमले भी कर सकता है। अभी कल क्रोएशिया के राष्ट्रपति का बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया कभी भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है। अब आप सोच के देखिए, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, फर्ज कीजिए कि रशिया एटॉमिक हमला कर देता है, या एटॉमिक हमला नहीं भी करता है तो मिसाइल का हमला नाटो कंट्रीज पे करना शुरू कर देता है। जस्ट फर्ज कीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल ही ऐसा शुरू हो जाएगा। अगर 20 जनवरी से पहले वो ऐसा कर देता है, और यहां इजराइल ईरान का वार तो कभी भी हो सकता है। ईरान कई बार कह चुका है कि ट्रू प्रॉमिस 3 हम कभी भी लागू कर सकते हैं। रशिया ने, मैंने आपको कल बताया था कि सीरिया में अपनी प्रेजेंस काफी मजबूत कर दी है, तो रशिया भी कभी भी यहां पर शामिल हो सकता है। रशिया के शामिल होने का मतलब है कि अमेरिका सीधे इजराइल की तरफ से शामिल हो जाएगा। अब इस पूरे माहौल को आप जोड़ दीजिए, दुनिया में साफ तौर पर तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। यह बड़ा बहाना हो सकता है बाइडेन के लिए कि
वहां के डीप स्टेट के लिए बेसिकली बड़ा बहाना हो सकता है, क्योंकि ट्रंप लगातार कह रहा है कि हम जंग के खिलाफ हैं और जंग जारी रहना डीप स्टेट के लिए और हथियारों की तिजारत करने वालों के लिए, उनसे कमीशन लेने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह एक बहाना हो सकता है वहां पर कुछ ऐसा करने का कि ट्रंप को शपथ ग्रहण का जो उसका वक्त है, उसका जो राष्ट्रपति पद संभालने का जो वक्त है, उसको कुछ और टाला जा सके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस तरह की बातें ट्विटर पर, बाकी सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और ऐसे लोग लिख रहे हैं जो जिम्मेदार लोग हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्यवाणी तो मैं कर नहीं सकता हूं, नजूमी मैं हूं नहीं कि भविष्यवाणी यहां पर करूं कि ये होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। लेकिन जो साफ साफ दिख रहा है वो ये कि दुनिया एक बहुत बुरी कंडीशन में फंसने जा रही है अगर यूरोप वार में शामिल होता है, अगर यूरोप के ऊपर हमले होते हैं, यूरोप वार में शामिल होता है और इधर मिडिल ईस्ट में अगर वार तेज होती है, तो फिर दुनिया का कोई कोना नहीं बचेगा जहां पर वार नहीं हो रही होगी। और शायद बाइडेन यही चाहता है। अगर ये नहीं चाहता तो इजराइल को इस तरह से लगातार हथियार भेजना, लगातार यूक्रेन को हथियार और सहायता भेजना, और साथ में नहीं तो जब वो रिटायर होने वाला है, 20 जनवरी को ट्रंप आने वाला है, तो होना यही चाहिए था कि इस तरह के बड़े मसाइल जो हैं वो ट्रंप के लिए छोड़ दिए जाते। ट्रंप फैसला ले कि यूक्रेन की किस तरह से मदद करेगा, किस तरह से नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के आने के पहले ही बाइडेन ने जिस तरह से यूक्रेन को खुली छूट दी है, जिस तरह से अपने हथियार इस्तेमाल करने की छूट दी है, ये जानते हुए कि ये एक बड़ी जंग में बदल सकता है, ऐसा लगता है कि जो डेमोक्रेट्स हैं, उनका जो डीप स्टेट है, अमेरिका का जो डीप स्टेट है, वो कहीं ना कहीं दुनिया को किसी भी तरह से जंग में झोंकना चाहता है। ये जंग कितनी खतरनाक होगी ये सब आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और इजराइल के साथ अमेरिका के आंख मूंद कर खड़े होने का एक असर यह होता है कि जॉर्डन, सऊदी अरबिया और इस तरह के जो मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, वो अगर चाहे भी, मैं नहीं जानता कि चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, अगर चाहे भी तो खुल के फलस्तीन और ईरान के साथ खड़े नहीं हो पाते। और ऐसे में पूरा बहाना मिल जाता है, पूरी जगहें मिल जाती हैं इजराइल को अपने आक्रमण, अपने हमले लगातार तेज करने की, हवाई हमले करने की। अभी उसने इराक को धमकी दी है कि अब हम इराक पर भी हमला करेंगे। तो आप सोचिए, इराक पर हमला हो रहा है, सीरिया पर हमला हो रहा है, लेबनान पे हमला हो रहा है, फलस्तीन पे हमला हो रहा है, ईरान के साथ कभी भी जंग हो सकती है। तो खाड़ी में बचा क्या? अगर ये सारा कुछ होता है तो खाड़ी में क्या होगा वो आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं। इंतजार करते हैं 2-4 दिन में, मुझे लगता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई किस हद तक बढ़ेगी, और यह सूरत साफ होते ही समझ में आ जाएगा कि दुनिया अमन की तरफ बढ़ेगी या फिर तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ। और अगर वर्ल्ड वार होता है तो मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, लगभग रोज मैं ये बात कहता हूं कि कोई नहीं जानता कि आप सेफ बचेंगे या नहीं, कोई नहीं जानता कि मैं सेफ बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो यही दुआ कीजिए कि वर्ल्ड वार टल जाए, यही दुआ कीजिए कि फलस्तीन में जंग रुके, वहां जिंदगी दोबारा शुरू हो, यही दुआ कीजिए कि लेबनान में जंग रुके, वहां जिंदगी दोबारा शुरू हो, यही दुआ कीजिए कि दुनिया में अमन हो। क्योंकि अगर दुनिया में अमन नहीं होगा तो वो मेरे लिए भी खतरनाक होगा, आपके लिए भी खतरनाक होगा और सबके लिए खतरनाक होगा। आज के लिए इतना ही, और साथ में वो अपील जो बेहद जरूरी है। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपको लगता है कि मैं वो बातें कह रहा हूं जो कहा जाना जरूरी है, तो इन वीडियोस को दूर तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को भेजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे आपसे ताकत मिलनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि मुझे आपसे सपोर्ट मिलना चाहिए, तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। बहुत शुक्रिया।